हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। रिसेंटली पार्लियामेंट में द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास हुआ है। सो क्या है ये बिल, क्या क्या नए प्रावधान लाए गए हैं। साथ ही ओपोजिशंस का आरोप है कि इस बिल से जो मेजर पोर्ट्स हैं भारत के, उनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने जा रही है। कई सदस्यों ने सरकार पर बिल के लिए स्थायी संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पालन नहीं करना और किसी भी स्टेक होल्डर के परामर्श के बिना इसे लाने का आरोप लगाया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। राज्यसभा ने 10 फरवरी को द मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 को निरस्त करने के लिए प्रमुख पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को पारित किया है। द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को राज्य मंत्री पर शिपिंग श्री मनसुख मांडविया द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में भारत के प्रमुख बंदरगाहों के रेगुलेशंस, ऑपरेशन और प्लानिंग का प्रावधान करने और इन बंदरगाहों को अधिक ऑटोनॉमी प्रदान करने की बात कही गई है। पहले मेजर पोर्ट्स क्या हैं उसे समझते हैं। ऐसे तो मेजर पोर्ट्स होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्टिल किसी भी पोर्ट में यदि 2 या 2 से अधिक बर्थ, सुविधाएं और उपकरण हो और 1 लाख टन ऑफ कार्गो पर मंथ अगर डिस्चार्ज करने में सक्षम है तो उसे मेजर पोर्ट्स बोला जाता है। लेकिन ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि किसी पोर्ट को मेजर पोर्ट के अंडर लाया जाए। शिपिंग मिनिस्ट्री मेजर पोर्ट्स को मैनेज करती है। साथ ही जो इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स हैं उनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही जो मेजर पोर्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट के अंडर आती है और जो माइनर पोर्ट्स हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। मींस माइनर पोर्ट्स भी स्टेट लिस्ट में नहीं आती हैं। ये विधेयक मेनली चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांदला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मर्मगांव, पारादीप, बीओ चिदम्बरम और विशाखापट्टनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा। 1963 अधिनियम के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन पोर्ट ट्रस्ट के संबंधित बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिनके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। लेकिन इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जो कि मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेगा। बोर्ड की कंपोजिशन देखें तो बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष भी शामिल होगा। दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इसके अलावा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और कस्टम डिपार्टमेंट से एक एक सदस्य शामिल होंगे। साथ ही बोर्ड में 2 से 4 स्वतंत्र सदस्य और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्य भी शामिल होंगे। ये विधेयक बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स और फंड्स को डीम फिट के रूप में मेजर पोर्ट्स के विकास के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। साथ ही बोर्ड ये भी नियम बना सकता है, जैसे पोर्ट से संबंधित गतिविधियों और सेवाओं के लिए पोर्ट एसेट की अवेलेबिलिटी की घोषणा करना, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे सेटिंग अप न्यू पोर्ट्स, जेटीज यानी घाट और किसी भी सामान या जहाजों पर किसी भी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना। अभी तक देखा गया है 1963 अधिनियम के तहत स्थापित मेजर पोर्ट्स के लिए टैरिफ प्राधिकरण पोर्ट्स के लिए उपलब्ध एसेट्स और सेवाओं के लिए दरों के पैमाने को ठीक करता है। लेकिन इस विधेयक के तहत बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियां इन दरों का निर्धारण करेंगी। साथ ही बोर्ड्स पोर्ट पर की जाने वाली सेवाएं, पोर्ट एसेट एक्सेस और उपयोग करना, माल और जहाजों के बीच डिफरेंट क्लासेस के ऊपर भी रेट डिटरमाइन करेंगी। दरों का ऐसा निर्धारण पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नहीं होगा
और प्रतियोगिता अधिनियम यानी कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रावधानों या कुछ शर्तों के अधीन किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। अगर बात करें फाइनेंशियल पावर ऑफ बोर्ड के, पहले 1963 एक्ट के तहत बोर्ड को कोई भी लोन जुटाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन इस विधेयक के तहत अपनी कैपिटल और वर्किंग एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोर्ड किसी से लोन ले सकता है, जैसे भारत के भीतर स्केड्यूल बैंक या वित्तीय संस्थान, या भारत के बाहर कोई वित्तीय संस्थान जो सभी कानूनों के अनुरूप है। हालांकि अपने कैपिटल रिजर्व्स के 50% से ऊपर के लोन के लिए बोर्ड को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी भी आवश्यकता होगी। कॉरपोरेट की अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, विधेयक में प्रावधान है कि बोर्ड सोशल बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए अपने फंड्स का उपयोग कर सकता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कौशल विकास जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। ये लाभ बोर्ड के कर्मचारियों, ग्राहकों, बिजनेस पार्टनर, स्थानीय समुदाय, एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी एट लार्ज के लिए प्रदान किए जा सकते हैं। विधेयक पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को परिभाषित करता है, क्योंकि परियोजनाएं बोर्ड द्वारा एक कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ली जाती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए बोर्ड प्रारंभिक बोली के लिए शुल्क तय कर सकता है। नियुक्त रियायतकर्ता बाजार की स्थितियों के आधार पर वास्तविक शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र होगा, और साथ ही अन्य शर्तों को भी अधिसूचित किया जा सकता है, जो कि परियोजनाओं में रेवेन्यू शेयर विशिष्ट रियायत समझौते के आधार पर होगी। इस विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा एडजुडिकेटरी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। न्याय के लिए यह बोर्ड 1963 अधिनियम के तहत गठित प्रमुख पोर्ट्स के लिए मौजूदा टैरिफ प्राधिकरण की जगह लेगा। ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पीठासीन अधिकारी और 2 सदस्यों से मिलकर बनेगा। इस एडजुडिकेटरी बोर्ड के फंक्शंस देखें तो मेजर पोर्ट्स के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा किए गए कुछ कार्य होंगे। मेजर पोर्ट्स और पीपीपी कंसर्नर्स के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित विवादों या दावों पर निर्णय देना, तनावग्रस्त पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा करना, ये सब इस बोर्ड का मेजर फंक्शंस होगा। 1963 अधिनियम के तहत अधिनियम के उल्लंघन पर विभिन्न दंड रखे गए थे, जैसे बिना अनुमति के बंदरगाहों पर किसी भी संरचना की स्थापना के लिए जुर्माना 10,000 रुपए तक रखा गया था, और साथ ही इवेडिंग रेट्स पे पेनल्टी 10 गुना तक होता था। लेकिन इस विधेयक के तहत किसी भी नियम या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पीएम वानी स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स? हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, शिपिंग सेक्टर डेवलपमेंट। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। इस स्कीम के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। जो मेजर आरोप लगाए गए थे इस बिल के ऊपर, उसी का जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मांडविया जी ने राज्यसभा में कहा है कि नए विधेयक में सरकार एक ऐसा प्रावधान लाया है जो पोर्ट्स को अपनी निर्णय लेने की अनुमति देगा। साथ ही उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि मेजर पोर्ट्स पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से बोर्ड को ऑटोनॉमी मिलेगी और उनके निर्णय लेने, टैरिफ के निर्धारण आदि में सुधार होगा। साथ ही ये विधेयक किसी भी पोर्ट का प्राइवेटाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पोर्ट्स प्राइवेट पोर्ट्स के साथ प्रॉपरली कम्पीट कर सके। उन्होंने सभा में ये भी सूचित किया है कि स्थायी समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उचित पब्लिक या फिर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ही
विधेयक पेश किया गया है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।